फिर इसरो 30 दिसंबर 2024 को एक और मिशन लॉन्च करता है स्पेसएक्स। इसरो को एक बड़ी माइलस्टोन अचीव करती है और मिशन का नाम था PSLV-C37। तो भारत अपना पहला रॉकेट 1963 में लॉन्च करता है, जो कि चांद के सरफेस से केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था। तब इसे इसरो के ग्राउंड स्टेशन से इसका कनेक्शन टूट जाता है। जय श्री राम दोस्तों, दिन था 15 अगस्त 1969 जब भारत में इसरो की स्थापना हुई थी। तो दुनिया भर के देश हंस रहे थे कि भारत जैसे गरीब देश को स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में कदम रखने की ज़रूरत ही क्या है। उस समय पर इंडिया में बेसिक फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज भारत चांद पर उतर चुका है, सूरज की ओर बढ़ चुका है और मंगल पर उतर कर अपना इतिहास लिखवा चुका है। तो आइए दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं भारत की अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की पूरी कहानी, जिसने बता दिया दुनिया भर के स्पेस एजेंसियों की स्पेस में जाने के लिए अरबों डॉलर नहीं बल्कि सही टैलेंट की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसरो की स्थापना यानी इसरो के फर्श से लेकर अर्थ तक की पूरी कहानी जानने वाले हैं और स्थापना से लेकर 2025 तक इसरो ने क्या क्या अचीव किया है वो सभी चीज़ जानने वाले हैं। और इसके साथ ही हम आपको दूसरे देशों के स्पेस एजेंसियों से भी इसे कंपेयर करके दिखाने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप इस वीडियो को स्किप करने की जरा से भी गलती नहीं कीजिएगा। तो भारत अपना पहला रॉकेट 1963 में लॉन्च करता है और ये रॉकेट सिर्फ आकाशीय परीक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। सिर्फ स्काई में ऐसे ही लॉन्च किया गया था रॉकेट को देखने के लिए कि ये रॉकेट ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया था 1963 में, ये इंस्कोपार के तहत आता था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के तहत लॉन्च किया गया था। इसके बाद दोस्तों, इसरो की स्थापना के बाद भारत अपना पहला सैटेलाइट जिसका नाम आर्यभट्ट था, इसका डिज़ाइन तो पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया था, लेकिन इसे लॉन्च करने के लिए सोवियत संघ से मदद ली गई थी और इसे लॉन्च करने में सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट का उपयोग किया गया था। लेकिन इसके बाद इसरो अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण करती है SLV-3। और दोस्तों, इसके बाद 1983 में इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जिससे कि टीवी में सिग्नल्स और मौसम का पूर्वानुमान और दूर संचार सेवाएं जैसे कि टेलीफोन्स वगैरह और रेडियो प्रसारण जैसे क्षेत्रों में बहुत ही बढ़ावा मिला था इनसैट के शुरुआत होने के बाद। फिर 2001 में इसका ही एडवांस वर्जन GSAT लाया जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इसका भी काम टीवी, रेडियो और इंटरनेट सेवाओं और भारत की डिजिटली कनेक्टिविटी को मजबूत करना था इसका काम। आइए दोस्तों, हम अपने रॉकेट लॉन्च की कहानी पर वापस लौटते हैं। और दोस्तों, इसके बाद 1993 में भारत ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया और ये एक ऐसा रॉकेट था जो कि कई सैटेलाइट्स को एक साथ ले जा सकता था कई ऑर्बिट्स में, और ये आज भी इसरो का सबसे भरोसेमंद और सबसे कामयाब लॉन्च व्हीकल रॉकेट है। और फिर इसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को मिशन चंद्रयान-1 को लॉन्च किया जाता है और ये मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और स्पेशल हो जाता है क्योंकि 22 अक्टूबर 2008 ही मेरा बर्थ डेट है। लेकिन दोस्तों, मिशन चंद्रयान-1 के तहत भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने ये कंफर्म किया कि चांद पर पानी है। फिर 2013 में मिशन मार्स यानी मंगलयान के तहत केवल 450 करोड़ की लागत से मार्स की ऑर्बिट में पहुंचने वाला दुनिया का छठा देश बना और दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो कि अपने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली मार्स पर पहुंच गया। फिर से इसरो 15 फरवरी 2017 को एक बड़ी माइलस्टोन अचीव करती है और मिशन का नाम था PSLV-C37, जिसके तहत इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को एक बार में ही सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था, जिसमें कि 101 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स थे और केवल 3 इंडियन सैटेलाइट्स थे। और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो कि 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को एक बार में ही लॉन्च किया हो।
और इसके बाद भारत अपना दूसरा मून मिशन लॉन्च करता है जिसका नाम होता है चंद्रयान-2, जो कि चांद के सरफेस से केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था। तब इसे इसरो के ग्राउंड स्टेशन से इसका कनेक्शन टूट जाता है और यह मिशन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फेल हो जाता है। फिर भारत लॉन्च करता है अपना एक और मून मिशन चंद्रयान-3, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है और ये मिशन के तहत भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। इससे पहले रसिया के लूना 5 मिशन 1996 में और अमेरिका का सर्वेयर मिशन भी 1996 में और चाइना का चैंस-3 मिशन 2013 के बाद भारत चौथा देश बनता है चंद्रयान-3 मिशन के तहत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। और फिर से भारत 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सन मिशन आदित्य L1 लॉन्च करता है, जिसका काम था सन के बारे में डीपली स्टडी करना ताकि सन के और भी एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पता चल सके। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यह मिशन अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है और इतनी दूर से ही ये सूर्य के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहा है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी आपको तब होगी जब आप जानेंगे कि जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वो पूरे रास्ते का सिर्फ ये 1% ही कवर की है और 99% की दूर से ही ये सन पर डीपली स्टडी कर रही है, क्योंकि पृथ्वी से चांद की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और यह सिर्फ पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। फिर इसरो 30 दिसंबर 2024 को एक और मिशन लॉन्च करता है स्पेडएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके तहत स्पेस में ही सैटेलाइट्स आपस में जुड़ सकते थे। और ये मिशन इंडिया का पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है और भारत स्पेस में ही डॉकिंग और अनडॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। और इसके अलावा भारत का एक और ही सबसे बड़ा अपकमिंग मिशन है गगनयान, और यह मिशन भारत का पहला ऐसा मिशन होने वाला है जिसमें कि कोई आदमी रहेगा। और इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स को यानी अंतरिक्ष यात्री को 3 दिनों तक अर्थ के ऑर्बिट में ही यानी अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर भेजा जाएगा और उन्हें वहां पर 3 दिन रखा जाएगा और उन्हें पूरी सुरक्षित तरीके से भारत वापस लाया जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। और हम अब आपको बताते हैं दुनिया भर के स्पेस एजेंसी की बजट और उनकी सक्सेस रेट के बारे में, यानी कि उनके कितने % मिशन सक्सेसफुल रहते हैं। तो बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा का एनुअल बजट 25.4 बिलियन $US है और इनका सक्सेस रेट 97% है। अब बात कर ले CSNA के बारे में, तो ये चाइना की स्पेस एजेंसी है और इनका एनुअल बजट 18 बिलियन USD रहता है और इनका सक्सेस रेट 89% का है। तो हम बात कर लेते हैं ESA के बारे में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में, तो इनका एनुअल बजट 9 बिलियन USD का रहता है और इनका सक्सेस रेट 95% का है। और अब बात करते हैं हम रसिया के स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के बारे में, तो रोस्कोमोस का एनुअल बजट है 3.9 बिलियन USD और इनका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा 98% का है। और दोस्तों अब बात कर ले जापान की एक स्पेस एजेंसी की, तो उनका एनुअल बजट रहता है 2.2 बिलियन USD और इनका सक्सेस रेट 96% का रहता है। और दोस्तों बात कर ले अब भारत की अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की, तो इसरो का एनुअल बजट इतनी सारी उपलब्धियों और इतनी सारी सक्सेस के बाद भी कम सिर्फ 1.6 बिलियन $US है और इसरो का सक्सेस रेट 95% का है। लेकिन गवर्नमेंट को इसरो का एनुअल बजट और भी बढ़ाना चाहिए। और आप ये सारे देशों के बजट और सक्सेस रेट इस ग्राफ की मदद से देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।